हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन किया था एक महत्वपूर्ण अध्याय धातु एवं अधातु। इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं धातु अधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। यहाँ तक कि हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। वहाँ पर हमने अध्ययन किया था धातुओं के 6 रासायनिक गुणधर्मों का। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातु और धातु, इनके गुणों को हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, अर्थात तुलना करते हुए चलेंगे कि धातुएं जब रासायनिक रूप से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। उन्हीं तत्वों या यौगिकों के साथ जब अधातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो आज का हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए समझते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमारे पास पहला रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, यहां हम बात कर रहे हैं धातुओं की। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वहां पर धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं और उन ऑक्साइडों की प्रकृति आपको याद होगा क्षारीय होती है या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। और हम ये कहें तो गलत न होगा कि अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ धातुएं ऐसी थी वहां पर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही थी, उभयधर्मी ऑक्साइड बना रही थी, अर्थात एम्फोटेरिक ऑक्साइडों का निर्माण कर रही थी। यहां पर हमारे पास धातुओं की बजाय अब है अधातुएं, और अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास अधातु यदि है और उस अधातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ। तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर बनने वाला है अधातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। ये जो अधातु ऑक्साइड बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। आप लोगों को पिछले लेक्चर के दौरान बताया गया था कि जो ऑक्साइड होते हैं वह 4 प्रकृति के होते हैं। एक अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा उदासीन ऑक्साइड और चौथा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो 2 ऑक्साइड हमारे पहले बन चुके हैं धातुओं के साथ, जिसमें क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों आ चुके हैं। अब बचे हुए हमारे पास 2 और ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो अधातु है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे अधातु का ऑक्साइड बनाने वाले हैं, अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनने वाला है। आपको याद रखना होगा कैसा ऑक्साइड बनेगा, अम्लीय प्रकृति का बनेगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। या फिर कुछ ऐसी अधातुएं भी है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। उदासीन, आपको याद होगा वे ऑक्साइड जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। उन ऑक्साइडों को उदासीन ऑक्साइड कहते हैं।
जबकि अम्लीय ऑक्साइड वो होते हैं जब हम उनको जल में मिला देते हैं तो क्या प्रदान करते हैं, अम्ल प्रदान करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ उदाहरण और समझते हैं कि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण की सहायता से हम यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। एक अधातु ले रहे हैं हम यहाँ पर कार्बन, कार्बन का संकेत होता है सी, अधातु है, ठीक है। हम इसको यहां पर अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। कार्बन को जब अभिक्रिया करवाया जाता है, कार्बन सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, कार्बन को हमें ऑक्सीजन के साथ जलाना पड़ेगा। आप जानते हैं लकड़ी है जलानी पड़ती है, कोयला है जलाना पड़ता है, पेट्रोल है जलाना पड़ता है। इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें जलाना पड़ेगा। जलाते हैं तो क्या बनेगा, बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति देखिए अम्लीय प्रकृति होगी। कैसा होगा वो, एसिडिक नेचर का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वह अम्लीय होती है। आप कैसे निर्धारित करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वह अम्लीय है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाकर देखना होगा। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो बनने वाला है कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनने वाला है और उसका फॉर्मूला होगा H2CO3। देखिए क्या है ये है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, अम्ल बना है यहां पर। और जब अम्ल का निर्माण हुआ है तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है ना। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहां पर अब की बार मैं एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण अधातु ले रहा हूं S अर्थात सल्फर। सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है कैसी प्रकृति का होगा, यह सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होने वाला है। कैसे होगा, ये एसिड होगा। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, एसिडिक है। कैसे निर्धारित करना है, जैसे अभी किया था हमने, हम SO2 को किसके साथ, जल के साथ मिलाकर देख लेंगे। जल के साथ हमने मिलाया तो बनेगा H2SO3। H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फ्यूरस अम्ल। अतः इस प्रकार से हमने यहां पर अध्ययन किया कि जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह उनके ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया। इसी प्रकार से जो अन्य अधातु हैं, जैसे और भी ले सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी अधातु है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति भी अम्लीय होगी। फास्फोरस है, फास्फोरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो फास्फोरस भी अपने ऑक्साइड का निर्माण करेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति भी क्षारीय होगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको देख करके आप बता सकते हैं कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे जिनमें उदासीन प्रकृति के ऑक्साइडों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही होती हैं तो वहां पर उदासीन ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसकी एक कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड बनने की भी। वह क्या कंडीशन है कि जब कार्बन को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए यदि इतनी उपलब्ध है तब तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यदि कार्बन को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह ना मिले, कम मिले, सीमित मात्रा में मिले, तो वहां पर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनने वाला है वहां पर? कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाला है। यदि कार्बन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतनी उपलब्ध है तब हम उसको बोलते हैं पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन। जितनी ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए कार्बन को उतनी है तो कंप्लीट कंबशन, और जितना ऑक्सीजन उनको चाहिए जलने के लिए उतनी अगर उपलब्ध नहीं है तो बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन अर्थात अपूर्ण दहन। तो वहां पर हमको ये देखना होगा कि कार्बन को हम कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि कार्बन को जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन उपलब्ध हुई है तो वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति हमने अभी देखा कि वह अम्लीय होगी। जबकि यदि कार्बन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतना अगर वहां उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? वहां पर अपूर्ण दहन होगा, और अपूर्ण दहन होने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये अभिक्रिया होगी। देखिए, कार्बन है, कोई भी दहन हो रहा है, कोई भी ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है, उतनी नहीं मिल पा रही है तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिए क्या है यहाँ पर? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है विषैली गैस होती है, दम घोटने वाली गैस होती है। कई बार आपने सुना होगा कि अंगीठी जलाकर और खिड़की दरवाजे बंद करके कुछ लोग सो गए और उनकी मृत्यु हो गई। वह क्यों होता है? वह इसी अभिक्रिया की वजह से होता है कि जब हम अंगीठी जलाते हैं जिसमें लकड़ी या कोई ईंधन जला रहे हैं उनमें कार्बन होता है, और जब कार्बन को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जब हम खिड़की और दरवाजे बंद कर लेंगे तो वहां पर कार्बन को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए तो उतनी नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उपयोग होती चली जाएगी कार्बन को जलाने में, परंतु वहाँ कार्बन ज़्यादा है, लगातार अंगीठी जल रही है, तो वहाँ पर जितनी मात्रा में ऑक्सीजन जानी चाहिए खिड़की दरवाजे बंद होने के पश्चात उतनी नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पर जब नहीं मिल पाएगी अर्थात अपूर्ण दहन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड उस बंद कमरे के अंदर इकट्ठी होती रहेगी, और जब हम उसको बंद करके यदि सो जाएंगे तो हमारे सांस के द्वारा वो अंदर चली जाती है, हमारे रक्त में जुड़ जाएगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त को जमाने का, थक्का जमाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई नहीं हो पाएगी और अंत में हमारा दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम किसी ईंधन को जला रहे हैं तो उसको जलाने के लिए हमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, पूर्ण दहन करना है, ताकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण ना हो। यहाँ पर ये नोट करने की बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति उदासीन है। उदासीन का मतलब कि ना तो ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है। यदि हम इसको जल के साथ भी मिला करके देखेंगे तो ना तो ये कोई क्षार का निर्माण करने वाली है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल का निर्माण करने वाली है, अर्थात ना अम्लीय प्रकृति है ना क्षारीय प्रकृति है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड का निर्माण करेगी, अर्थात उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करने वाली है।
ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम इसी तरीके का देख लेते हैं जिसमें उदासीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो अधातु है ना। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? यह अभिक्रिया तो आपकी बहुत बार पड़ी हुई है। H2+O2 क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनने वाला है यहाँ पर? H2O बनने वाला है। और जो H2O बना है अर्थात जल बना है, क्या बना है यहाँ पर? जल। जल की प्रकृति तो आपको पता है, जल तो आप पीते हैं, जल की प्रकृति से तो आप वाकिफ होंगे कि जल जो होता है ना तो वह खट्टा होता है ना वह कड़वा होता है। शुद्ध जल जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, अर्थात वह उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो जल बना है यह भी क्या है? ऑक्साइड ही तो है। किसका? हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना है इसकी प्रकृति न्यूट्रल है अर्थात उदासीन है। ठीक है, तो ये हम कुछ उदाहरण हैं जिनको दे करके यह बता सकते हैं कि अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनके ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह या तो अम्लीय होती है या उदासीन होती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे गुणधर्म की ओर, और हमारा दूसरा गुणधर्म है अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखते हैं। आपको याद रखना है एक सेंटेंस में कि जब कोई अधातु को हम जल की उपस्थिति देते हैं अर्थात अधातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाने की कोशिश करते हैं तो सामान्यतः जल के साथ कोई भी अधातु अभिक्रिया नहीं करती है। सामान्यतः हमें बोलना पड़ेगा, सामान्यतः अधातु जल के साथ सामान्यतः अधातु अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। यह हमें बताना पड़ेगा कि जब भी हम किसी अधातु को जल की उपस्थिति देते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उनके बीच में सामान्यतः अधातु अभिक्रिया नहीं करती, अधातु के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कर रही है। देखिए हम कोई भी एक अधातु लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कार्बन ही ले लिया, ठीक है, और मैं इस कार्बन अधातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, तो यह कार्बन इस जल के साथ अभिक्रिया नहीं देने वाला है। क्या लिखूंगा मैं आगे? लिखूंगा नो रिएक्शन, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कारण कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर, यह कार्बन कम क्रियाशील है। किससे? इस जल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन से। यह जो हाइड्रोजन है ना, इससे कम क्रियाशील है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। कारण आपको बताया, जल में से हाइड्रोजन को अधातु विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे गुणधर्म की ओर, और हमारे पास तीसरा गुणधर्म है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए आपको यहां पर भी एक सेंटेंस याद रखना होगा कि जब कोई अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? अम्ल के साथ। अम्ल है यहाँ पर, एसिड होंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पाद बनेगा? कोई उत्पाद नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला है? सोचिए जरा, क्यों नहीं बनने वाला है? अधातु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आपने सोचा कि क्यों कोई अभिक्रिया नहीं होगी?
अधातु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं करेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया? क्या आया आपके मस्तिष्क के अंदर, क्यों नहीं हो सकती है? देखिए मैं बताता हूं इसका जवाब आपको। अधातु कोई भी है, अभी हमने लिया था अधातु कार्बन और हम उसको अम्ल के साथ यहां पर अभिक्रिया कर रहे हैं। यहां पर मैंने अम्ल ले लिया है HCl, ठीक है। चलिए अब ये जो कार्बन है ना, इसको फिर से क्या करना है अभिक्रिया करने के लिए? यहां से इस हाइड्रोजन को हटाना है। अम्ल वही तो पदार्थ होते हैं जो टूट करके हाइड्रोजन एक्वस आयन देते हैं, अर्थात उनमें से हाइड्रोजन निकलना चाहिए तो ही वो अम्ल होता है। तो अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यहां पर क्या करना होगा? इस कार्बन को इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए यहां पर इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा, जैसे जल में हो रहा था। तो जल के साथ भी उन्होंने अभिक्रिया नहीं की थी, तो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यह कार्बन इस अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से हम दूसरे कोई भी अधातु ले लें, उसको हम किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। यहां पर सल्फर है, वो भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, तो हम यहां पे भी कह देंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। एक बात यहां पर आपको याद रखनी होगी, हम यहां पर अम्ल भी कैसे ले रहे हैं? डाइल्यूट अम्ल, अर्थात तनु अम्ल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अधातु तनु अम्लों के साथ सामान्यतः कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये अम्ल है ना, ये कैसे हैं? ये डाइल्यूट अम्ल है, अर्थात तनु अम्ल है। और अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, क्योंकि वह उनमें से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास थे 3 गुणधर्म। आइए देखते हैं चौथा गुणधर्म क्या है। यहाँ पर हमारा चौथा गुणधर्म है अधातु लवणों के साथ अभिक्रिया। क्या होना है? देखिए हमारे पास अधातु उपस्थित है और अधातु को हम किसके साथ अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं? अधातु के ही लवण से अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं। अधातु का लवण होना चाहिए, अधातु लवण से हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया हो भी सकती है और अभिक्रिया नहीं भी हो सकती। निर्भर करेगा कि ये वाली जो अधातु है या ये वाली जो अधातु है, इन दोनों में से कौन सी अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जैसे हमने धातु लवण के साथ अभिक्रिया में अध्ययन किया था कि यदि कोई धातु किसी धातु लवण में उपस्थित धातु से अधिक क्रियाशील है तब तो अभिक्रिया हो जाती थी, लेकिन यदि हम जिस धातु को अभिक्रिया करवा रहे हैं वह कम क्रियाशील है धातु लवण में उपस्थित धातु से, तो अभिक्रिया नहीं हो रही थी। वही पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा कि यदि ये जो अधातु है, मैं इसको मान लेता हूँ ये अधातु है और यहाँ पर किसी B अधातु का लवण मौजूद है, तो अधातु लवण बनने वाला है, अधातु का लवण बनेगा और क्या बनने वाली है? अधातु बनने वाली है। अधातु कब बनेगा? जब बनेगा जब A अधिक क्रियाशील होगी। यहाँ पर जो अधातु है वो कौन सी बनेगी? B अधातु बनेगी। और अधातु लवण कौन से का रहेगा? A अधातु का लवण बनेगा। यदि A अधिक क्रियाशील है तो आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हम एक अधातु ले रहे हैं क्लोरीन, और हम यहां पर क्लोरीन को ले करके अभिक्रिया करवाएंगे किसी दूसरे अधातु के लवण से, और वह मैं ले लेता हूं ब्रोमीन अधातु। ब्रोमीन अधातु का मैंने यहां पर लवण ले लिया सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। मैं इस क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के साथ यदि अभिक्रिया करवा दूंगा तो क्या बनेगा? देखिए क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, इसमें अधातु है ब्रोमीन, तो क्लोरीन भी अधातु है और ब्रोमीन भी अधातु है। दोनों में से कौन सी अधिक क्रियाशील है? यहाँ पर क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, और यदि क्लोरीन अधिक क्रियाशील है तो इसको जाएगी यहाँ से, इसके लवण में से ब्रोमीन को बाहर निकाल देगी। ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा। अब सोचो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा तो क्या बनेगा? बनने वाला है
NaCl सोडियम क्लोराइड बनने वाला है। और क्या बनने वाला है प्लस में यहाँ से जो ब्रोमीन निकलेगी ना वह बनने वाली है और ब्रोमीन गैस बनने वाली है जिसका फॉर्मूला होता है Br2। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि एक जो क्लोरीन गैस है वह क्या कर रही है, अर्थात अधातु, वह एक दूसरे अधातु के लवण में से अधातु को विस्थापित कर रही है और विस्थापित करके ब्रोमीन गैस निकल गई। तो इस प्रकार से यदि कोई अधिक क्रियाशील अधातु है कम क्रियाशील को उसके लवण में से विस्थापित कर देगी और वहां पर खुद आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण इसी प्रकार का हम ले लेते हैं। यहां पर इस बार ले रहा हूं मैं ब्रोमीन मैंने यहां पर अधातु ली है और उसको अभिक्रिया करवा रहे हैं हम यहां पर किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, अधातु का लवण है और अधातु लवण के साथ जब हम इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनने वाला है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और क्या निकलने वाला है यहाँ से, आयोडीन गैस निकलने वाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई अधातु किसी अधातु के लवण से अभिक्रिया करता है तो वहां पर अधातु का लवण बनता है और अधातु अलग हो जाती है। यहाँ ऊपर वाले इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि यह अधातु का लवण नहीं है, यहाँ पर ये धातु लवण है, लेकिन आप यहाँ पर धातु का लवण भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर अधातु बना दूं HBr तो ये देखिए यहाँ पर HBr क्या है, अधातु का लवण है। अब इसके साथ मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है HCl और ब्रोमीन अलग से निकलने वाली है। ठीक है, तो अधातु का लवण बनेगा और साथ में जो कम क्रियाशील अधातु है वो अलग मिलेगी। तो अभिक्रिया हो भी सकती है और अभिक्रिया नहीं भी हो सकती है। वह कैसे, मैं यहाँ पर बदल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अब की बार जो है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आयोडीन गैस और उसको मैं अभिक्रिया करवाता हूँ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आप फिर उस अवस्था में लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों, क्योंकि आयोडीन उतना शक्तिशाली नहीं है कि वो यहाँ पर HBr में से ब्रोमीन को हटा सके, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सके, तो अभिक्रिया नहीं भी हो सकती। तो दोनों ही परिस्थितियां वहां पर मौजूद रहेंगी, अभिक्रिया हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। निर्भर करेगा कौन सी अधातु अधिक क्रियाशील है, धातु लवण वाली या जो स्वतंत्र अधातु है वह। चलिए ये था हमारे पास चौथा गुणधर्म अधातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें गुणधर्म की ओर और वह है अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। पांचवें गुणधर्म में जब हम किसी भी अधातु को और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस है, तो अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, अधातु का हाइड्राइड बनेगा। क्या बनने वाला है, अधातु हाइड्राइड। अधातु का हाइड्राइड बनने वाला है। आपको स्मरण होगा कि जब धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो धातु का हाइड्राइड बन रहा था। वहां पर धातु हाइड्राइड की प्रकृति कैसी थी? धातु हाइड्राइड की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक आयनिक और एक सहसंयोजी। याद आया कुछ? किस प्रकार का हाइड्राइड बनता है? जब धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो वहां पर धातुओं का आयनिक हाइड्राइड बन रहा था। याद आया? तो आपको वो तो याद रखना ही है कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का हाइड्राइड बनाती है जिनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक होती है। यहां पर आयनिक हाइड्राइड नहीं बनेगा। जब भी कोई अधातु किसी हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहां पर बनने वाला जो हाइड्राइड होगा वह सहसंयोजी होगा। सहसंयोजी का मतलब समझ में आता है, जिसमें सहसंयोजी आबंध हो। अंग्रेजी में कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा, सहसंयोजी बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना हो, जिसमें आयन ना बने,
ऐसा हाइड्राइड वह क्या कहलाएगा? कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाएगा, अर्थात सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होने वाला है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का परस्पर सहयोग होने वाला है और आयन नहीं बनेंगे इनके टूटने से। वहां पर धातु हाइड्राइड में आयन बन रहे थे, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आयन बनने वाला नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर अधातु मैंने यहाँ पर ली है क्लोरीन, और क्लोरीन को मैं हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करवाता हूँ। क्लोरीन को मैं हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होता है? सहसंयोजी होता है, इसमें आयन नहीं बनेंगे। जो हम इसको देखें तो इस प्रकार से कुछ इनके इलेक्ट्रॉनों का संयोजन होता है। ये देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कक्ष में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर लेगा? अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, अपने 2 पूरे कर लेगा। और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले कक्ष के हैं, और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इस प्रकार से जब इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की। और इस प्रकार से इनके बीच में एक आबंध बन जाता है। आबंध बनने से हमारे पास बनने वाला यौगिक HCl होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन हुआ है, आपस में सहयोग कर लिया है। और यदि इस प्रकार से सहयोग होता है तो वह सहसंयोजी हाइड्राइड होगा। तो HCl क्या है? सहसंयोजी हाइड्राइड है। किसका? क्लोरीन का। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन गैस को अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब की बार मैंने एक महत्वपूर्ण गैस नाइट्रोजन ले ली जिसका सूत्र होता है N2, और उसको हम यहाँ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। अधातु है नाइट्रोजन, अभिक्रिया हुई है हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाता है? सबको पता है इस अभिक्रिया का, अमोनिया बनता है, NH3 जिसका सूत्र होता है। तो इस अभिक्रिया में हम अगर कहें कि कैसा हाइड्राइड बना है तो हम बता देंगे कि यह जो हाइड्राइड है अमोनिया। अमोनिया जो हाइड्राइड है कैसी प्रकृति का है? कोवेलेंट नेचर का है, अर्थात सहसंयोजी है। सहसंयोजी को अंग्रेजी में कोवेलेंट कहते हैं। तो नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, अन्य अधातु हो, जब वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया देती है तो अधातु का हाइड्राइड बनता है, जिसकी प्रकृति आपको याद रखनी है, सहसंयोजी होती है, कोवेलेंट होती है। जबकि धातुओं के हाइड्राइड की प्रकृति आयनिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी रासायनिक गुणधर्म की ओर। और आखिरी रासायनिक गुणधर्म है हमारा अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनका अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? अधातु क्लोराइड बनने वाला है। अधातु क्लोराइड, धातुओं ने भी तो ऐसा ही किया था, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का क्लोराइड बनाया था। वहां पर आपको याद होगा कि धातु क्लोराइडों की जो प्रकृति थी ना, कैसी थी? आयनिक थी। आयनिक प्रकृति के धातु क्लोराइड बन रहे थे। जैसे NaCl बना था, कैल्शियम क्लोराइड बना था, जिंक क्लोराइड बना था। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि जब कोई अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो अधातु का क्लोराइड बनेगा, जिसकी प्रकृति सहसंयोजी होगी। प्रकृति में अंतर है। सहसंयोजी प्रकृति का क्लोराइड बनता है। कब बनता है? जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे अभी अभी हमने एक रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया था कि अधातु हमने ली है, वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ हम उसको अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा था? बन रहा था HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको कहते हैं अधातु क्लोराइड अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसी प्रकृति थी? सहसंयोजी। पहले ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में वहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बल्कि आपस में सहयोग हो रहा है। और ऐसे
क्लोराइड जिनमें सहयोग हो रहा हो उनको हम बोलते हैं सहसंयोजी क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अधातु का क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस भी तो अधातु है ना, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, करेगा और बना देगा फास्फोरस का क्लोराइड। उसका सूत्र होगा PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बन सकता है। PCl5 बनेगा उसका क्लोराइड अधातु का, प्रकृति सहसंयोजी अधातु क्लोराइड बनेगा और उसकी सहसंयोजी प्रकृति होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई अन्य अधातु हो, यदि वो क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर बनाती है अधातु का क्लोराइड, और उस क्लोराइड की जो प्रकृति है वह होती है सहसंयोजी। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों का, जिसमें हमने सबसे पहले अध्ययन किया था अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और हमने पढ़ा कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइडों का निर्माण करती है, जिनकी प्रकृति या तो अम्लीय होती है या उदासीन होती है। दूसरे गुणधर्म में हमने देखा कि जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती। तीसरे गुणधर्म में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि अधातुओं को यदि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो वहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और चौथे गुणधर्म में हमने वहाँ पर देखा था कि अधातु जब अधातु लवणों से अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया हो भी सकती है और अभिक्रिया नहीं भी हो सकती। दोनों बातें निर्भर करेंगी किसके ऊपर, कि कौन सी अधातु अधिक क्रियाशील है, धातु लवण में उपस्थित अधिक क्रियाशील है या धातु जो स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं वह अधिक क्रियाशील है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगला हमने गुणधर्म जो 5वां था उसमें पढ़ा धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हमने वहाँ अध्ययन किया कि धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उनका अधातु का हाइड्राइड बनता है, प्रकृति सहसंयोजी होती है, कोवलेंट होती है। और अंतिम गुणधर्म में हमने अध्ययन किया कि अधातुएं जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अधातुओं का क्लोराइड बनता है और उस अधातु के क्लोराइड की प्रकृति भी सहसंयोजी होती है। आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए या इस वीडियो को पुनः दोबारा से आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी आशा के साथ कि आप इसकी दोहराई करेंगे, मैं यहाँ पर आपको कुछ और प्रश्न आपके होमवर्क के रूप में देकर जाता हूँ। आप उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए।